आधार पर मार्किंग को लेकर के जो पुलिस की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की, सिपाहियों की जो भर्ती हुई थी, उनको लेकर के याचिकाकर्ता की ओर से इन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी की। तो उस पैरवी को लेकर के क्या कुछ हुआ, पहले क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, पूरी डिटेल से एक बार प्रशांत जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रशांत जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर भर्ती में जो अंक अतिरिक्त दिए गए थे एसआई की भर्ती में, सिपाहियों की भर्ती में, उसको शुरुआत से कैसे क्या सिलसिला हुआ, कब चैलेंज उनको किया गया, कब अदालत में मामला पहुंचे और फिर अब उसका लास्ट स्टेटस क्या है, एक एक करके हमको सारी बात बताइए ताकि हमारे दर्शक पूरी बात समझ सकें। ये जो सब इंस्पेक्टर की रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट है, ये 2018 में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने। अपार्ट फ्रॉम जो जितने भी रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्रेम करी, जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे बच्चों को मार्क्स दिए जाते थे अदर देन रिटन एग्जामिनेशन। उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी ये थी कि अगर इसमें जाति का नहीं था, नहीं जाति का कुछ नहीं था, उस जाति का भी था उसमें एक क्लॉज। पहला उसके अंदर क्लॉज ये था कि अगर किसी के घर में कोई आज तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा है तो उसको एडिशनल 5 मार्क्स मिलते थे रिटन एग्जामिनेशन के अलावा। दूसरा उसमें पैरामीटर ये था कि अगर कोई विडो है या फादरलेस है कोई चाइल्ड, तो उसमें भी डिफरेंट पैरामीटर्स थे और उसको भी उसमें मार्क्स अवार्ड होते थे एडिशनली। थर्ड इसमें पैरामीटर ये था कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जो ऐसी विमुक्त और घुमंतु जाति हैं, जो अधिसूचित नहीं हुई, जो शेड्यूल कास्ट में भी नहीं और बैकवर्ड क्लासेस में भी नहीं है, उनको भी एडिशनल मार्क्स दिए जाते थे क्योंकि वो जनरल में अप्लाई करते थे। तो सबसे पहले तो मैं एसआई की केस की बता देता हूं, जो हियरिंग 4 तारीख को हुई है हाई कोर्ट के अंदर। तो ये बेसिकली जो 2018 की पॉलिसी में वन ऑफ द क्लॉज डीनोटिफाइड का जो क्लॉज था, उस क्लॉज के अंदर ऐसी जातियों को 5 नंबर दिए जाने थे जो ना कि शेड्यूल कास्ट में फॉल करती है ना बैकवर्ड क्लास में। लेकिन इस भर्ती के अंदर क्या हुआ कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये डीनोटिफाइड के जो 5 मार्क्स हैं उन बच्चों को अवार्ड किए जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस में फॉल करते हैं। जिन्होंने अपना फॉर्म शेड्यूल कास्ट में फिल किया, बैकवर्ड क्लास में किया, भाभी रिजर्वेशन लिया। तो मैं आपकी एक बार बात करता हूं, क्षमा करें, तो जिन्होंने एससी और एसटी कैटेगरी में जो इन्होंने अप्लाई किया, उनको क्या अतिरिक्त अंक पहले मिल गए थे? उनको मिल गए थे जो कि उनको नहीं मिलने, क्योंकि इनकी जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, उस पॉलिसी के तहत भी ये लिखा गया है कि ऐसी डीनोटिफाइड ट्राइब और विमुक्त जाति जो शेड्यूल्ड नहीं हुई है, सिर्फ उनको ये एडिशनल 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन गलत करते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5 मार्क्स अवार्ड कर दिए, जिसको हमने चैलेंज किया था। सबको अवार्ड कर दिए, जिनको एससी एसटी का लाभ मिला उनको भी अवार्ड कर दिए, जो बीसी को भी अवार्ड कर दिया, बैकवर्ड क्लास को भी कर दिए। तो जो कि अवार्ड नहीं, हमने ये चैलेंज किया कि एडिशनल जो 5 मार्क्स इनको गलत दिए गए हैं ये हटाए जाएं ताकि कट ऑफ जो है कैटेगरी की संशोधित हो सके, हां जी, अमेंड हो सके फर्दर रिजल्ट, और बच्चों का जिनका मेरिट बन रही है उनका सिलेक्शन हो इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये पहली डेट इस केस के अंदर लगी, तो जो माननीय उच्च न्यायालय है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने स्पेसिफिकली नोटिस इशू करते हुए ये कहा कि अभी आपने नंबर दे दिया, रिजल्ट आपने अनाउंस कर दिया, तो जॉइनिंग प्रोसेस में हो, लेकिन आप इस रिट पिटीशन की पेंडेंसी का फैक्ट हर एक अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे ताकि लागू हो बाद में, ताकि वो लिस्ट पेंडेंस का वो हो और कल को कोई बच्चा जो 5 मार्क्स जिसने को गलत अवार्ड अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन कर दिया और अपॉइंटमेंट लेटर्स में उनकी मेंशन करने के लिए इस फैक्ट को ऑर्डर कर दिया। ये केस चलता रहा। इसी दौरान क्या हुआ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पहले पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग-अलग एग्जाम लेते थे, उसकी बजाय एक सीईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया, जो सारी ग्रुप सी और डी की भर्तियों को कवर करता था। कॉमन एलिजिबल टेस्ट, ग्रुप सी या डी में किसी भी बच्चे को अप्लाई करना था तो पहले सीईटी क्वालीफाई करना था, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं। पहले हर एक कैंडिडेट वो टेस्ट क्लियर करेगा, फिर सेकंड राउंड में वो अपनी मन पसंदीदा जो उसकी पोस्ट है या जिसके लिए वो अप्लाई करना चाहता है उसका फॉर्म फिल करेगा, फिर सेकंड एग्जाम में उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसके अंदर इन्होंने फिर वही 2018 की पॉलिसी को थोड़ा सा अमेंड करते हुए सीईटी में भी इंट्रोड्यूस किया सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को। लेकिन इन्होंने रिडक्शन क्या करी कि इनिशियली जो सीईटी एग्जाम है उसमें इन्होंने इसकी वेटेज कर दी 5%, और जो सब्सिक्वेंट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम होना था, जो बच्चा सीईटी क्वालीफाई करके आता, फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए कांस्टेबल का कोई कैंडिडेट है, सीईटी उसका क्वालीफाइड है, कांस्टेबल के अंदर जब उसको एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट होता है, तो एडिशनल 2.5% मार्क्स उसको सेकंड पेपर में भी मिलते हैं। सीईटी में भी 5% मिलते हैं और पर्टिकुलर पोस्ट का जो एग्जाम था उसमें 2.5% एडिशनल सोशो इकोनॉमिक के अंदर, तो वो भी सोशो इकोनॉमी में और ये वो भी सोशो इकोनॉमिक में। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने रिट पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल करी कि जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जो मार्क्स देने शुरू किए सोशो, जनरली क्या होता है कभी भी कोई रिजर्वेशन किसी स्टेट या कंट्री में दिया जाता है तो पहले कमीशन सेटअप होती है, वो कमीशन क्वांटिफिकेबल डेटा कलेक्ट करती है कि एक्चुअली आपके स्टेट के अंदर कितनी ऐसी विडो हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो फादरलेस हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है। अब दूसरी इसमें कंडीशन ये थी कि सोली ऑन द बेसिस ऑफ दी कि वो कौन से घर से बिलोंग करता है। अब किसी के फादर नहीं है और किसी के फादर हैं, अब किसी के फादर नहीं है वो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ऊपर है और जिसके फादर है वो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत नीचे है, तो उस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे और उसको मिल जाएंगे बीइंग उसके फादर नहीं है। तो सोली ये वॉलेटिव था कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन सीधा कहता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उस बेसिस पे आपको एडिशनल रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो हमने ये पॉलिसी चैलेंज करी थी सीईटी के रिगार्डिंग, जिसकी रिट पिटीशन नंबर 4774 ऑफ 2020 थी, कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट, जो मैंने फाइल करी थी, और बहुत सारे मैटर्स थे जो टैग हुए थे। तो 31 में 2024 को डिवीजन बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एंड जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने इस पॉलिसी को सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सीईटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, बीइंग वॉलेटिव ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बहुत सारी जजमेंट बाद में तो सरकार के भी कई बयान आए कि हम वो करेंगे। हाँ जी, तो बेसिकली इसके अंदर ये था कि आपने कोई क्वांटिफिकेबल डेटा इकट्ठा नहीं किया, आपने सीधा रिजर्वेशन दे दिया, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड आपने रिजर्वेशन दे दिया, वो भी वॉलेटिव है। अब इसमें होता क्या था, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए 100 नंबर का एग्जाम है, अब 80 नंबर का रिटर्न है और मान लीजिए 20 मार्क्स का सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो एट द मोस्ट क्या कर सकता है, वो 80 में से 80 मार्क्स ला सकता है। अब वो 80 में से 80 लाने के बाद भी वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन जो 76 पे था और उसके पास एडिशनल सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स थे वो क्रॉस कर जाता। तो ये वैसे भी वॉलेटिव था। ये जजमेंट 31 मई के बाद ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जजमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा गवर्नमेंट की एसएलपी डिसमिस हो चुकी है। ये एसएलपी डिसमिस होने के बाद जो मैं आपको एसआई वाला केस बता रहा था डीनोटिफाइड का, ये 4 तारीख को मैटर लिस्ट हुआ था। मुझे वो भी क्लियर करना जो महाजन साहब बोल रहे हैं। हाँ जी, वो अब इस केस के अंदर आएगा। हाँ, वो सारा मुझे बताना। तो इस जो जब ये एसएलपी डिसमिस हो गई है सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद जो ये डीनोटिफाइड वाला केस था जो 2021 एसआई की भर्ती थी अदर देन सीईटी, मतलब तब तक सीईटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे पहले नॉर्मल पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती थी और बच्चे अपना फॉर्म भरते थे, सेपरेट एग्जाम होता था, सीईटी नहीं था। और ये केस पहले से चल रहा था लेकिन अभी डिसीजन पे नहीं आया था। तो 4 तारीख को जब ये हियरिंग पे आया मैटर, तो तब तक डिवीजन बेंच का सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर चुके थे, सीईटी का एसएलपी डिसमिस हो चुकी थी। तो जो सरकारी वकील इस केस के अंदर पेश हो रहे थे 4 तारीख को, उन्होंने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट ये दे दी कि हम इस रिजल्ट को रिवाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर पास बाय डिवीजन बेंच। 31/5 का जो ऑर्डर है इस हिसाब से हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद ये रिट पिटीशन जज साहब ने डिस्पोज ऑफ कर दी।
उसके बाद पर उसमें हरियाणा सरकार के वकील ने कमिटमेंट कर दिया सरकार की तरफ से कि हम जो एसएलपी के अनुसार जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच में जो किया है वो लागू करेंगे, वो उसके हिसाब से हम रिवाइज करेंगे जी। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्टेड नहीं थे या क्या उनकी कम्युनिकेशन थी, जो हमें सुनने में आया कि बाद में एडी साहब ने डिप्यूट किया दूसरा ऑफिसर और वो कोर्ट में गए, बाद में उन्होंने अपनी केस की मेंशनिंग करी कि जो पहले वाले स्टेट काउंसिल थे वो प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्टेड नहीं थे इस मैटर के रिगार्डिंग, और इस पे ये 31 मई 2024 को जो सीईटी वाला जजमेंट आया है जिसमें पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, ये इस भर्ती पे एप्लीकेबल नहीं होगा और हम अपनी ये स्टेटमेंट विड्रॉ करते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, मतलब जो डिस्पोज ऑफ किया था आदेश को कि मतलब हमारी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और हम इस पे ये डिसीजन स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देंगे कि क्या ये जो एसआई की भर्ती है इससे ये जो 31 मई का जजमेंट है वो इसको रेगुलेट करेगा या नहीं करेगा, इस पे हम स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देंगे। ये उन्होंने अपनी कोर्ट में स्टेटमेंट दी। अब उन्होंने एक ये दलील ये रखी कि 2018 के अंदर जब सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशियली इंट्रोड्यूस हुई थी तो तब भी एक रिट डली थी उसको चैलेंज करने के लिए, जो दीपक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है 2018 में, तो वो जस्टिस एबी चौधरी की डिवीजन बेंच में वो जो रिट थी जो वायरिस चैलेंज करी थी वो बेंच ने डिसमिस कर दी थी, तो वो उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी बाद में कि इस पे तो वो वाली जजमेंट लागू होगी ना कि 31/5 वाली। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, अगर हम लीगली या टेक्निकली देखें कि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, ये सही बात है कि जो 31/5 का जो जजमेंट आया वो सीईटी में जो इन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अडॉप्ट किया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया कोर्ट ने, लेकिन लीगली अगर कोई भी लॉ या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की अगर कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड ab इनिशियो होती है सिंस इंसेप्शन, मतलब जिस दिन से वो पॉलिसी आई है उस दिन से उस पॉलिसी को खत्म माना जाएगा। ये नहीं होगा कि कोर्ट ने आज फैसला दिया उसके आधार पर जो जितने डिसीजन हो चुके होंगे वो उसके आधार पर नहीं, जैसे 31/5 का जो जजमेंट आया उसमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी को गलत ठहराया कोर्ट ने। ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली ये नहीं है कि भाई पॉलिसी जो 2018 वाली थी वो भी क्वॉश हो गई है, लेकिन 2022 वाली जो इन्होंने सीटी की पॉलिसी थी वो कोर्ट ने क्वॉश करी और उसकी वायरिस मानते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो कोई भी लॉ या पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर कोई एक आईपीसी की धारा है अगर वो चैलेंज हो जाती है या और कोई स्टैट्यूट की आप धारा लगा लीजिए वो चैलेंज होती है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है हाईकोर्ट, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो मानी जाएगी जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आई है। अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है कोर्ट तो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो अब इस मामले में हम क्या इस मामले में फाइनलाइज क्या हुआ है कि जब उन्होंने अपनी थोड़ी सी स्टेटमेंट मॉडिफाई करी है स्टेट काउंसिल ने, स्टेट ऑफ हरियाणा ने, एजी ऑफिस की तरफ से जो सब्सिक्वेंटली अपीयर 4 जुलाई की बात है, ये 4 जुलाई की बात है, तो उसके बाद कोर्ट ने अभी हालांकि इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी मैं चेक कर रहा था कि अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक हमें नॉलेज है और हमने गैदर करी है उसके हिसाब से जज साहब ने ऑर्डर उनकी स्टेटमेंट पे डिस्पोज ऑफ करी है रिपिटेशन कि ये लोग स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे कि क्या ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो सीईटी से पहले थी वो 31/5 वाले जजमेंट से रेगुलेट होगी या नहीं होगी, इस पे फैसला ले। और जो डीनोटिफाइड के मार्क्स आपने 5 नंबर दे रखे हैं जो उन बच्चों को जो ऑलरेडी रिजर्व क्लास में है उनको आप रिवाइज करके उनके मार्क्स डिडक्ट करोगे या एज इट इज रखोगे, उसके स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए जज साहब ने बोला है। और जो पिटिशनर्स हैं सिंस सब्सिक्वेंटली जाके मेंशनिंग हुई थी तो जज साहब ने जो पिटिशनर्स के काउंसिल्स हैं और पिटिशनर्स हैं उनको लिबर्टी दी है, अगर आपको कोई भी इस स्टेटमेंट से या फिर इस ऑर्डर में जो इन्होंने रिकॉर्ड कराया है स्टेट ऑफ हरियाणा ने इससे कोई वो है आपत्ति है किसी को, तो उसमें कोर्ट ने लिबर्टी दी है इस पिटिशन को रिवाइव करने की सिमिलर स्टेट से। तो अभी जितना भी और भी हमारे वकील साथी उनसे बात हुई है तो हम सोच रहे हैं कि एक बार थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इसको रिवाइव कराएं, एक बार ऑर्डर अपलोड हो जाए तो उसके बाद मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आप स्पीकिंग ऑर्डर की बार बात कर रहे हैं, मैं लीगल पर्सन नहीं हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बाध्य तो नहीं है उसको मानने के लिए, इस बात के लिए बाध्य है कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए, कैसे करेंगे, हाँ जी कैसे करेंगे, ये निर्देश तो नहीं है कि इस तरह करिए, नहीं इस तरीके का निर्देश नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं अभी तो केंद्र सरकार के पाले में। हाँ जी बिल्कुल, इस एसआई बिल्कुल अभी जो सरकार के फेवर गेम जो है वो सरकार के पाले में ही है, सरकार ने भी डिसाइड करना है कि क्योंकि 2022 के बाद जो भर्तियां हो चुकी है इसके बाद तो मैंने आपको बता दिया कि वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, सीईटी का सारा प्रोसेस दोबारा हो रहा है, जितने भी बच्चे लगे भी हुए सीईटी के थ्रू उनका भी दोबारा एग्जाम होगा, वो तो बात 2022 के बाद की है जब सीईटी इंट्रोड्यूस हुआ। अब कुछ रूमर्स फैल रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कि क्या ये जो जजमेंट है या फिर गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि सारी भर्तियों पे ये लागू होगा या नहीं, इस तरीके की अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है कि 31/5 वाला जो जजमेंट है डिवीजन बेंच का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया पॉलिसी को, वो पहले वाली भर्तियों पे भी लागू होगा या नहीं होगा। एक चीज तो अभी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, भर्ती हो चुकी है अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका गवर्नमेंट का पहले से ही ये स्टैंड रहा है, क्योंकि इस जजमेंट के अंदर भी उन्होंने वो जजमेंट साइट करी थी जो 2018 में मैंने आपको बताया था कि अपहेल्ड किया था एक जो पहले की डिवीजन बेंच थी। तो अभी ऐसे जो ऑलरेडी कैंडिडेट ज्वाइन करके काफी क्वेरीज आ रही है, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं और जो हमारे साथी वकील हैं उनके पास भी काफी कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ बता दिया और वो रूमर फैल जाती है, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है 4 साल से 5 साल से बच्चे ऑलरेडी सर्विस में हैं वो अभी चिंतित ना हो, और इस तरीके की अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है। सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के अलावा भी कोई भर्ती है इसके आधार पर? हाँ जी मैं वही क्लियर आपको कर रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर के जैसे सीईटी के रिगार्डिंग हमने एक रिट पिटीशन जो फाइल करी थी जो अलाउ हुई है, सिमिलर काइंड ऑफ रिट पिटीशन इस एसआई की भर्ती में जो सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए 2018 वाली पॉलिसी के हिसाब से वो भी 13 अगस्त के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है उसका डिसीजन। उसके साथ 7-8 रिट पिटीशंस और हैं जैसे कि डीएचवीवीएन से रिलेटेड है, तो उनका भी फैसला आना बाकी है, उसका क्या फैसला आएगा वो कोर्ट ने देखना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि भाई वो इस डेट पे शायद हियरिंग उसकी हो जाए, मतलब अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है, अदालत के आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा। ये जो पॉलिसी है 2018 वाली भी अंडर चैलेंज है कुछ भर्तियों के अंदर जो मैंने आपको बताई, जैसे एसआई की चैलेंज है, कांस्टेबल की है, अपना इसकी यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन की डिविजनल क्लर्क और ये होते हैं अकाउंटेंट्स होते हैं, इनकी भर्ती भी अंडर चैलेंज है, उन पे कोई जजमेंट नहीं आया। लेकिन हाँ जो सीईटी का मैं आपको बता रहा हूँ, सीईटी का एग्जाम टोटली जो मार्क्स दिए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके फ्रेश मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और एचएसएससी ने कंप्लाइंस भी कर लिया जब एसएलपी उनकी डिसमिस हो गई है और फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाली है और अब रिजल्ट रिवाइज करके विदाउट 5 नंबर वो कैंडिडेट्स को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, बढ़िया जानकारी दी। आप सुन रहे थे प्रशांत सिंह चौहान को, वकील साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है। सोशियो इकोनॉमिक्स के आधार पर जो मार्क्स मिले थे उनके आधार पर जो भर्तियां हुई थी, अभी हड़कंप जैसी कोई स्थिति नहीं है, मामले अदालत के विचाराधीन है, उच्च न्यायालय सब चीजों को देख रहा है, उच्च न्यायालय के जो निर्णय आएंगे उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होगी। अभी जो एसआई हैं, अभी जो सिपाही हैं, डीएचबीवीएन में यूएचबीवीएन में जो भर्तियां हुई है उन्हें लेकर किसी तरह की चिंता की अभी किसी को भी जरूरत नहीं है। आपने सब चीजें स्पष्ट कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।